सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स। एक्चुअली क्या है, कहीं कहीं पर कई सारी बुक्स में और कहीं सारी जगह पर इसी टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके बताया जाता है और कहीं पर इसको सिंटैक्स करके बताया जाता है। ओ माय गॉड, इंग्लिश में इतना क्यों तड़पाया जाता है? आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो ये जानो माय डियर कि ये सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब, या फिर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट। बचपन से लेकर के आज तक ये तीन चीजें इतनी परेशान कर रही हैं और इतना पढ़ के बोर हो गए कि जब सामने कॉन्सेप्ट या रूल आता है तो याद आता जाता है, लेकिन जब पेपर में आता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। उफ, ये इंग्लिश का दर्द बहुत सताता है। तो आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करते हैं। डियर ऑल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत बार सेम सेंटेंस सेम कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट का वर्ब से और वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट यानी कि करार, समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। एक्चुअली ये जो वर्ब है और ये जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या अगर डिस्कस करें तो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है कर्ता यानी कि करने वाला, जिसको हम बोलते हैं डूअर। डू माने करना, ईआर लग गया तो करने वाला, नाउन बन गया। वर्ब होती है क्रिया यानी कि एक्शन, कोई भी जो काम होता है वो आदरणीय बच्चों वर्ब है। एंड तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जिस पर काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बहुत परेशान करती हैं। सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, वर्ब यानी कि काम, और उस आदमी के द्वारा जो भी काम हुआ है और वो जिसके ऊपर किया गया है वो ऑब्जेक्ट। इस धरती पर सबसे पहले जो भी आया है वो सब काम करने के लिए आए हैं। अगर आदमी घर पर सो भी रहा है तो वो भी एक काम है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो भी एक काम है, और आप पढ़ रहे हैं तो ये भी एक काम ही है। काम पर डिपेंड है सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन वर्क। देन करने वाला भी और जिसके ऊपर हो रहा है वो भी, सब कुछ आधारित है काम पर। तो एक छोटा सा सेंटेंस आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं और समझ भी गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। द वेरी कॉमन सेंटेंस इज राम पिट गया। OMG, जितना भी अच्छा और बुरा होता है जनरली इंग्लिश के एग्जाम्पल्स में वो सब राम के साथ ही क्यों होता है। अब इस कॉमन सेंटेंस में मैं एक क्वेश्चन करता हूं आप सबसे कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? राम पिट गया में सब्जेक्ट क्या है? आप बताएंगी? आप बताएंगे राम पिट गया में सब्जेक्ट क्या है? सो माई सो कॉल्ड स्टूडेंट इज सेइंग पिट गया। पिट गया सब्जेक्ट है,
और यही स्टूडेंट नहीं, क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट जनरली कहते हैं कि पिट गया इस सब्जेक्ट। ओके माय डियर, कोई कहेगा राम सब्जेक्ट है, कोई कहेगा पिट गया सब्जेक्ट है। एक बात बताओ, सब्जेक्ट वो होता है जो करने वाला, वर्ब वो होता है जो काम हो रहा है, और किए गए काम से जिस पे इंपैक्ट होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला कि राम पिट गया, तो स्टूडेंट्स बोले, कोई बोला कि पिट गया सब्जेक्ट है, कोई बोला कि गया सब्जेक्ट है, कोई बोला पिट सब्जेक्ट है, तो कोई बोला राम सब्जेक्ट है। माय डियर, एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जिसमें हम हु लगा देते हैं, यानी कि कौन, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हमने हु लगा दिया तो निकल के आया कौन पिटा, राम पिटा। तो जनरली स्टूडेंट सेड दैट राम इज सब्जेक्ट ना, नो नेवर, राम सब्जेक्ट नहीं है, ना पिट गया सब्जेक्ट है, बिकॉज इन द सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने क्रिकेट खेला, तो यहां पर काम कौन कर रहा है भाई, काम क्या हो रहा है पहले बताओ, खेलना। अब खेला कौन, मैं, तो खेलने का काम किसने किया, मैंने, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं काम क्या कर रहा हूं, खेलना। अब खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट पर, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लेटर लिखा। अब यहां पर काम क्या हो रहा है, लिखना। लिख कौन रहा है, मैं, तो जो लिखने वाला है वो सब्जेक्ट है, वो करता है। काम क्या हो रहा है, लिखना, और लिखने से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, लेटर पर, तो लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहां पर काम क्या हो रहा है, पिटना। पिटा कौन, राम। हाथ पैर किसके टूटे, राम के। मुंह लाल पीला किसका हुआ, राम का। हॉस्पिटल में एडमिट कौन हुआ, राम। तो जितना भी काम किया गया है तोड़ाई का, पिटाई का, वो किसके ऊपर किया गया है, राम के ऊपर। तो राम कौन हुआ, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वो हुआ माय डियर जो राम को पीट पाट के चला गया। तो कैसे कह सकते हो कि राम सब्जेक्ट है, बताओ। देन सिंपल, राम इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो राम को पीट पाट के चला गया, यानी कि वो लोग। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरा बैग चोरी हो गया। जनरली स्टूडेंट्स समझते हैं कि मेरा बैग चोरी हो गया, यानी कि अ सेंटेंस स्टार्टेड विद सब्जेक्ट ऑलवेज, देन एट द फर्स्ट ऑफ सेंटेंस जनरली माई बैग, सो माई बैग इज सब्जेक्ट, बट इट इज टोटली रॉन्ग। हाँ, क्योंकि चोर सब्जेक्ट है जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। भाई काम क्या हो रहा है, चोरी होना। चोरी क्या चीज हुई है, बैग। काम किसके ऊपर किया गया है, बैग के ऊपर। तो चोरी होना हो गई क्रिया, चोरी किसके ऊपर हुई, बैग पर। बैग हो गया कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट, और जो चुरा के ले गया यानी कि चोर, वो हुआ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। कुर्सी टूट गई, कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि काम हो रहा है टूटना, और टूटने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, कुर्सी पर। तो कुर्सी क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मैंने कुर्सी तोड़ दी, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। तोड़ना हुई क्रिया, और तोड़ने से जिस पे इंपैक्ट पड़ रहा है वो हुआ ऑब्जेक्ट, यानी कि कुर्सी। मैंने राम को पीटा, मैं हुआ सब्जेक्ट। तुमने राम को पीटा, तुम हुए सब्जेक्ट जनरली। तो पीटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर। मेरा बैग चोरी हो गया, अगर मैं बोलूं तुम लोगों ने बैग को चोरी किया, आप लोगों ने बैग को चोरी किया, तो आप या मैं या तुम, जनरली वो हो गया सब्जेक्ट, बैग फिर भी ऑब्जेक्ट रहा। तो सब्जेक्ट वो जो काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है। चलिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चलते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, जनरली कहा जाता है कि सब्जेक्ट का वर्ब से एक एग्रीमेंट हुआ। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी।
ऐसा लगता है जनरली सब्जेक्ट या वर्ब का एग्रीमेंट कि वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा कि अगर तुम आए सिंगुलर रूप में तो मैं भी सिंगुलर के रूप में आऊंगी, और अगर तुम आए प्लूरल के रूप में तो मैं भी प्लूरल के रूप में आऊंगी। ऐसा लगता है दोनों का ब्याह हो गया हो। देन सिंपल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब इज प्लूरल। बट माय डियर, वर्ब को प्लूरल वे में यूज करना चाहिए। वर्ब प्लूरल के वे में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो यूज होती है ऐसे बोलना चाहिए। जनरली अगर मैं बोलूं प्लूरल वर्ब तो ये गलत होता है, लेकिन पढ़ाने में हम बोल भी देते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो ही, अगर आप लिखते हो ही राइट, तो राइट माने तो लिखना होता है, लेकिन अगर राइट को सिंगुलर वे में दिखाया जाना चाहिए तो उसमें एस और ईएस लगेगा, राइट। और अगर यहां पर सब्जेक्ट कर देते हैं प्लूरल यानी कि दे यानी कि वे, तो यहां पर अगर इस वर्ब को प्लूरल वे में दिखाना चाहिए तो होना चाहिए WRITE, राइट, राइट्स और राइट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है, जिनकी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, और वो ऐसा यूज करते हैं तो हम भी ऐसा ही यूज करेंगे। देन सिंपल, वी आर लर्निंग हाउ दे यूज एंड हाउ दे यूज एज वी लर्न। वो लोग जो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं हम वही लैंग्वेज सीख रहे हैं। देन वी आर लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन दीज लैंग्वेजेस। ओके, देन सिंपल, ही है तो राइट्स और दे है तो राइट। अगर आपके सामने आता है राम, तो आप यूज करते हो इज प्लेइंग, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई। और अगर आपके सामने आता है चिल्ड्रेन, तो आप यूज करते हो आर प्लेइंग, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर आप यूज करते हो आई, तो आई के साथ हम लगाते हैं हैव डन, मैंने कर लिया है। और अगर आप यूज करते हो ही, तो ही के साथ आप यूज करते हो हैज डन, यह भी आपने कर लिया है। ही हैज डन, उसने कर लिया है। आई हैव डन, मैंने कर लिया है। OMG, इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट का वर्ब से ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। और यहां पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, आई सिंगुलर ही तो है। पहले तो ये बताओ कि आई सिंगुलर है या प्लूरल। तो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आई प्लूरल है, जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं आई प्लूरल है, क्योंकि आई के साथ हैव यूज हो जाता है। लेकिन नहीं, आई सिंगुलर है, सिंगुलर था और सिंगुलर रहेगा। आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा। आई यानी कि मैं, और मैं प्लूरल दिख रहा हूं तुम लोगों को, तो आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा। फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों आ गई? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही रहते, तो झगड़ा हो गया होगा तब से आ गई है और आगे चलती ही रही, झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ। देन सिंपल, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं कि आखिर इंग्लिश में इतने सारे चेंजेस क्यों हैं। जनरली चेंजेस इंग्लिश में नहीं है, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। देन हम वो लोग कैसे यूज करते हैं वही तो जानना है और वही तो सीखना है। तो माय डियर, आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा। बट जब तुमने बचपन में ट्रांसलेशन किए थे और तुम्हारे टीचर्स, अक्सर करके हमारे टीचर्स, आप लोगों के टीचर्स जब आते थे तो चेयर पर बैठ करके बताते थे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं एवं कार्य का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इति श्री सत्यानि कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तम, कुछ कथा टाइप का लगता था। माय डियर, सिंपल है, क्योंकि वो लोग हमें उस लैंग्वेज को रटाते थे। और सिंपल, उन लोगों ने बताया कि ही, शी और इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड तो लगा दूं, एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं हैज। और उन्होंने बताया कि आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट
हम यूज करते हैं हैव। उन्होंने बताया ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज करते हैं हैज। आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे हैव। तो हमने क्या समझ लिया कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो तो सिंगुलर हैं ही, हैज आएगा। वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा तो आई भी प्लूरल ही होगा। लेकिन नहीं, जब अगर प्लूरल ही बताया जाता तो वो वी को, यू को और दे को अलग से क्यों लगते। सीधा सा मतलब है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वो लोग हैव यूज करते हैं, इसी वजह से हमें करना पड़ेगा। तो आई के साथ इट्स अ डेफिनेट यूज ऑफ हैव। विद आई इट्स अ डेफिनेट यूज ऑफ डू, नॉट डज। That's why we use, because they use my dear. Okay? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा, लेकिन उसके साथ में वो लोग प्लूरल यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। That's why we use, हम करते हैं। सिंपल। अगर वो आई के साथ हैज यूज करते तो हम भी करते। बात समझ में आ गई? ओके। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देखिए, तो जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहली बात तो यह है ना, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है ये वाली बात नहीं, चलो यही मान लो। दूसरी बात यह है कि भाई कोई रूल नहीं है, रूल मत बोला करो। कॉन्सेप्ट यानी कि भाषा सीख रहे हो आप, लैंग्वेज सीख रहे हो तो लैंग्वेज की तरह चलो। Then simple. The first concept is how to use a verb, how to frame a sentence. If you find in a sentence a number of, a large number of, a great number of. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है a number of, a large number of, a great number of. The first concept is, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है a number of, a large number of, a great number of, तो डियर ऑल मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सब लोग आप सारी चीजें अपने आप ही सेट करना। अगर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो प्लीज मुझे ये बताइए कि मुझे यहां पर इसके साथ में नाउन यूज करना है। अब मैं कौन सा नाउन यूज करूं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप बताइए। अनकाउंटेबल? आप बताइए। काउंटेबल? आप? अनकाउंटेबल? माय डियर, कोई काउंटेबल कोई अनकाउंटेबल, क्योंकि तुक्का यूज हो रहा है। देन सिंपल, अगर आपको नाउन यूज करना होगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैं मिल्क कर देता हूं और अगर मैं बोल देता हूं अ नंबर ऑफ मिल्क या अ लार्ज नंबर ऑफ मिल्क या अ ग्रेट नंबर ऑफ मिल्क, देन सिंपल, मिल्क हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? डेफिनेटली अनकाउंटेबल है, क्योंकि जो काउंट होने में यूज नहीं होता है वो अनकाउंटेबल और जो काउंट होता है वो काउंटेबल, यानी कि काउंट गिनना, एबल माने योग्य। तो जो गिनने के योग्य होगा, जिसको गिना जाएगा, दैट इज काउंटेबल। अब मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है क्योंकि गिनने में यूज नहीं होता, और इससे पहले जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है नंबर, नंबर एंड नंबर। क्या मिल्क में नंबरिंग होती है? एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क? नहीं होती। तो सिंपल सर, यहां पर जो है नाउन जो यूज होगा वो अनकाउंटेबल तो यूज नहीं होगा, तो नाउन यूज होगा काउंटेबल, यानी कि जो गिनने में यूज होते हैं। तो नंबर, नंबर और नंबर, तो नंबर के साथ नाउन आएगा काउंटेबल। अब बात आती है वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल या सिंगुलर? तो वो नाउन माय डियर प्लूरल ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है इन प्रेपोजिशन में से। ये सिलेक्शन के लिए यूज होती है, चुनाव के लिए यूज होती है। इसमें से एक ले लो, उनमें से दो ले लो, इनमें से तीन ले लो। तो में से के सेंस में हम यूज करते हैं ऑफ, जैसे आप यूज करते हो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे फ्रेंड्स में से एक।
तो यहां पर ऑफ का मतलब क्या है, में से। अब एक बात बताओ, आप ज्यादा में से एक लोगे या एक में से? अगर मैं बोलूं मुझे एक लड़के में से एक लड़का दे दो, लड़के में से लड़का कैसे आ जाएगा बताओ? नहीं आएगा। देन सिंपल, यहां पर सेंस जा रहा है में से। तो अगर बात करी जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ज्यादा में से ही तो एक आएगा, तो लड़कों में से लड़का लेंगे, लड़के में से लड़का नहीं लेंगे, ज्यादा में से लेंगे। तो यहां पर नाउन जो भी होगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा। बात समझ में आई? और इसके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ यू फाइंड इन अ सेंटेंस द नंबर ऑफ the large number of the great number of, बच्चों शोर मत करो। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, माय डियर द सेम कॉन्सेप्ट। नाउन जो आएगा, OMG इधर आ जाऊं, नाउन जो आएगा वो होगा काउंटेबल। अरे काउंटेबल ही होगा यार, नंबर नहीं आ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। नंबरिंग जहां होती है वो गिनने वाली चीजों में ही तो होगी, तो काउंटेबल। और ऑफ का मतलब में से, यानी कि ज्यादा में से ही तो लोगे, तो प्लूरल। यानी कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस, सब चीज तुमको खुद ही सेट करना है। अ वर्ड, एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड जो है सेंटेंस में एक का दूसरे से रिलेशन बताता है, और तुम ये रूल्स रटने के चक्कर में पड़ोगे ना, पीछे रह जाओगे। कॉन्सेप्ट्स खुद बनाओ, खुद सीखो, न्यूज़पेपर से देखो कौन सा वर्ड कहां पर किसको रिलेट कर रहा है। ये नंबर आ रहा है, नंबर की वजह से काउंटेबल आएगा, और ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब होता है में से, तो प्लूरल आएगा, बट वर्ब यूज होगा सिंगुलर। यस, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो नाउन प्लूरल, और अगर नाउन काउंटेबल एंड प्लूरल, वर्ब रहेगी प्लूरल। और अगर आपको मिलता है द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, तो नाउन काउंटेबल एंड प्लूरल रहेगा और वर्ब रहेगी सिंगुलर। अब क्वेश्चन ये आता है, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें समझ गया कि तुम यही पूछने वाले हो, बिल्कुल मुझे अच्छे से पता है भाई कि तुम पूछोगे क्या। द क्वेश्चन इज दिस, देन सिंपल सर इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों आई है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आई है, ये वाली बात है ना, चुपचाप बैठ जाओ। तो मैं बता रहा हूं ना। देन सिंपल, अगर बात करी जाए कि सर यहां पर जो है वर्ब प्लूरल क्यों आई है और यहां पर वर्ब सिंगुलर क्यों आई है, तो सुन लो, ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा ए और द का। अगर तुमने कभी भी आर्टिकल पढ़े तो बहुत बार हैं, तो जब आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल को दो तरीके से बताया जाता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो होता है वो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया अपने सर से कि सर ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है और द डेफिनेट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि अनिश्चित है तो इंडेफिनेट और निश्चित है तो डेफिनेट, तो ये क्यों है। अरे भाई क्वेश्चन कर लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। देन सिंपल, डेफिनेट क्यों है और इंडेफिनेट क्यों है ये जान लो। देखो बच्चा, ए अगर मैं बोलूं अ बॉय तो क्या ये इंडेफिनेट हो गया, अगर मैं बोलता हूं अ बॉय तो क्या ये इंडेफिनेट हो गया, अनिश्चित हो गया। मतलब इसमें डाउट है कि ये लड़का नहीं है ना, डाउट मत करा करो भाई बिल्कुल भी। तो अ बॉय डेफिनेट है कायदे से, लेकिन अंग्रेज लोग जनरली जिनकी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो वो जब जिस चीज से पहले ए और एन लगा देते हैं तो वो उस चीज को दर्शाते हैं कि वो इंडेफिनिट बात कर रहे हैं, अनिश्चित बात कर रहे हैं। और जब वो किसी भी चीज से पहले द लगाते हैं तो वो ये बताते हैं हम लोगों को, ये दर्शाते हैं कि वो डेफिनेट बात कर रहे हैं, वो निश्चित बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो अगर द लगा हुआ है तो ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जिनका सेंटेंस है ये, जिनकी लैंग्वेज है वो अगर द लगा के दे रहे हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है संख्या नंबर वो डेफिनेट है। और अगर वो ए लगा के दे रहे हैं तो वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संख्या है ये अनिश्चित है, ये संख्या जो है अनिश्चित है। तो अगर आया इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए आ गया तो अनिश्चित संख्या और द आ गया तो निश्चित संख्या, और केवल इसी वे में इसको पढ़ना चाहिए डेफिनेट और इंडेफिनेट। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं वेयर टू यूज ए एन और द, तब वहां डेफिनेट और इंडेफिनेट का चक्कर नहीं होता,
केवल और केवल अगर ए और एन यूज हुआ है तो भैया अनिश्चित संख्या है, और द यूज हुआ है तो डेफिनेट संख्या है। ठीक है, तो डेफिनेट है और इनडेफिनेट है। क्लियर? अब एक बात बताओ, जब कभी भी हम कोई भी चीज को अनिश्चित वे में बोलते हैं तो सुन लो, बताओ मत, जब कभी भी हम किसी भी चीज को अनिश्चित वे में बोलते हैं तो हम उसको यूज करते हैं प्लूरल वे में, और जब निश्चित वे में बोलते हैं तो यूज करते हैं सिंगुलर वे में। जैसे देखो, मैं निश्चित वे में बोल के बताऊंगा, 1 मिनट। हाँ, 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी है या लंबी दूरियां हैं? 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी है या लंबी दूरियां हैं? तो लंबी दूरी है, जबकि 20 किलोमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लूरल हो गया। लेकिन लंबी दूरी है क्योंकि निश्चित वे में आ रहा है तो सिंगुलर बोला जा रहा है। और अगर मैं इसको अनिश्चित वे में बोलूं, ये दूरियां, ये नजदीकियां, तो दूरियां और नजदीकियां, उससे पहले कोई निश्चित चीज नहीं लगाई गई तो ये प्लूरल वे में आ रहा है। 5 रुपया एक छोटी धनराशि है या धनराशियां हैं? तो धनराशि है, सिंगुलर वे में आ रहा है क्योंकि उससे पहले 5 लग गया। और अगर मैं बोलूं बड़ा रुपया खर्च हो गई, बहुत सारे रुपए खर्च हो गए, पैसे खर्च हो गए, तो ये अनिश्चित वे में आ रहा है। देन सिंपल, जब कभी भी किसी भी लैंग्वेज में कोई भी निश्चित अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित समयावधि बताई जाएगी तो सिंगुलर वे इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। और अगर बताया जाएगा अनिश्चित तरीके से, so not only in Hindi but also in English, in both language generally we use plural way. That's why we use a लगा हुआ है तो वो अनिश्चित बता रहे हैं तो अनिश्चित के साथ प्लूरल, और निश्चित बता रहे हैं तो निश्चित के साथ सिंगुलर। And now we have example. Example is a good number of milk. हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अ गुड नंबर ऑफ मिल्क। ओ माई गॉड, हम यहीं पर रुक गए क्योंकि नंबर मिल्क में हो नहीं सकता, तो यहां पर मिल्क इज रॉन्ग। हम करेंगे अ गुड नंबर ऑफ काउंटेबल कोई चीज, तो हम करेंगे अ गुड नंबर ऑफ बॉय। चलो बॉय तो ठीक है क्योंकि बॉय में नंबरिंग चल सकती है, लेकिन ऑफ का मतलब क्या है? में से। ऑफ का मतलब क्या है? में से। तो यहां पर अ गुड नंबर ऑफ बॉय, तो में से यानी कि ज्यादा में से लोगे या एक में से कोई संख्या को लड़कों में से लोगे या लड़के की संख्या लड़कों में से, तो क्या आना चाहिए? बॉयज। तो पहली चीज अ गुड नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए, यानी कि नाउन इसके साथ आएगा प्लूरल एंड काउंटेबल। तो अ गुड नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग, तो यहां पर आर लगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी दूंगा लेकिन वर्ब पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद में। तो यहां पर अ गुड नंबर ऑफ बॉयज आर लग गया क्योंकि अनिश्चित संख्या हो गई। और अगर इसको इसी वे में बताया जाए, द ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज ही रहेगा क्योंकि ज्यादा में से ही तो लोग यार, कितनी बार बताऊं, ऑफ का मतलब में से। तो द ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज पर बोलेंगे इज गोइंग। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना इज? बॉयज के साथ इज, तुम बॉयज को क्यों देख रहे हो? अरे यार द को देखो, द ग्रेट नंबर ऑफ को देखो। देन सिंपल द बता रहा है कि निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है उनकी नजर में। हमें नहीं दी गई यहां पे कितनी संख्या है, लेकिन अगर उन्होंने द लगा के दे दिया तो ये निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या के साथ में हमें यूज करना है इज। वही वाला एग्जांपल, 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, द ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज इज गोइंग, यानी कि लड़कों की एक बड़ी सी संख्या जा रही है, और अ गुड नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग। तो यहां पर लगा आर यानी कि प्लूरल वर्ब, और यहां पर लगा इज यानी कि सिंगुलर वर्ब। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा? अनरास्कला माइंड इट। नेक्स्ट, सो डियर क्लास, कॉन्सेप्ट नंबर 2। एक्चुअली जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि आई के साथ हैव आ गया, तो कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब, जैसा कि सुनने में आता है, इनकी शादी हुई थी तो झगड़े तो हो ही जाते हैं। तो बोला था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो शायद झगड़ा फिर हुआ और यहां पर कुछ चेंजेस हुए
कि अ फ्यू नाउन यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो एंड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि देखने में लगते हैं प्लूरल। यस, देखने में लगते हैं प्लूरल क्योंकि वो एंड से कनेक्टेड हैं। रमेश एंड सुरेश को बोला जाए, रमेश एंड सुरेश को तो आप जानते होंगे, पिताजी की पैंट 2 बिलान छोटी कर दो। तो रमेश एंड सुरेश को बोला जाए तो रमेश एंड सुरेश जो है वो 2 लोग हो गए। लेकिन जब बात हो रही होगी अ फ्यू नाउन यानी कि कुछ नाउन जो एंड से कनेक्टेड हैं, सब में आपको एंड दिख रहा होगा, लेकिन इन सब के साथ में जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। यस, अगर ये आपको कभी भी दिखाई देते हैं तो चिंता ना करें, बस इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें। तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर की अगर बात करी जाए बच्चों तो सेंटेंस आया ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहां पर ब्रेड एंड बटर की बात अगर करी जाए तो ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो यहां पर ब्रेड एंड बटर को फेवरेट ब्रेकफास्ट है ही तो बोलोगे, सिंगुलर वर्ब ही तो यूज करोगे। हिंदी में बोल के देख लो, यार मेरा तो फेवरेट ब्रेड एंड बटर है। क्यों? क्योंकि जब आपने ब्रेड लिया तो उसके ऊपर मक्खन लगाया और फिर उसको खाया, तो वो एक ही तो हुआ, ब्रेकफास्ट तो एक ही है। ऐसे तो कायदे से अगर हम दाल बनाते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या डलता है, तो सिंपल वो प्लूरल बोली जानी चाहिए, लेकिन जब वो बन के आई तो वो दाल बन के आई। देन सिंपल ब्रेड एंड बटर, एक ही ब्रेकफास्ट हुआ क्योंकि ब्रेड के ऊपर बटर लगाया, उसके ऊपर फिर ब्रेड रखा और उसको बड़े प्यार से खाया, और वहां पर वो बन गया हमारा सिंगुलर वर्ब, सिंपल। लेकिन ठहरिए, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा आ रहा है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि आपकी नजर इस पे पड़ती रहे। दूसरा आ रहा है ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माय शॉप। पतंजलि हर्बल, दैट इज ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माय शॉप। मेरी दुकान में ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज बिक रही है, तो मेरी दुकान पर ब्रेड एंड बटर बिकते हैं। तो यहां पर आप हिंदी में जब बोलोगे तो इसको बोलोगे हैं, ठीक है ना। तो यहां ब्रेड और बटर काउंट हो रहे हैं 2 तरीके से, एक तो ये और दूसरा ये। ब्रेड अलग ले गया और बटर अलग ले गया। अब वो शॉपकीपर तो बना करके देगा नहीं आपको साथ में, तो यहां पर ये 2 चीजें हुई, दैट्स व्हाई हमने क्या यूज कर दिया, आर। एंड यू नो सिंपली दैट वी यूज वर्ड्स इन अ सेंटेंस एज पर द नीड एंड डिमांड ऑफ सेंटेंस। तो सिंपल ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो वहां पर इज लगा, और ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माय शॉप, तो वहां पर आर लगा, क्योंकि वो अगर वहां बिक रहे हैं तो अलग अलग बिक रहे हैं। क्लियर ना। उसी तरीके से राइस एंड करी, करी और चावल आपने खाए होंगे, नहीं खाए? खाए हैं, ओके। करी और चावल अलग अलग तो खाए नहीं जाते। अगर कोई आदमी चाहे तो कड़ी को पहले खा ले, फिर चावल को पहले खा ले, और फिर पेट में डाल करके ऐसे घुमाए ऐसे घुमाए ऐसे घुमाए और फिर वो एक हो जाए ना। कड़ी और चावल मिला के खाए जाते हैं। तो हम बोलेंगे तो ये तो बोलेंगे कड़ी और चावल मेरा फेवरेट डिश है, मेरा फेवरेट है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। हैमर एंड सिकल, हैमर यानी कि हथौड़ा धराती। जनरली गांव में कहते हैं यार जल्दी जल्दी चलो, हथौड़ा धराती सब ले लो, आक्रमण करो, तो देन हैमर एंड सिकल साथ साथ यूज करते हैं वो सब लोग, तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगी। और इसके साथ स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का मतलब हो गया धीरे धीरे धैर्य पूर्वक कोई भी चीज जीती जाती है, तो वहां इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा साथ देती है। यार एक बात बताओ, हिंदी में बोल के देख लो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा साथ देती है या देती हैं?
सच्चाई ना देती है, तो ये भी सिंगुलर वे में यूज होगा। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी। चल धन्नो, दैट इज क्राउन एंड ग्लोरी, शानो शौकत, मुकुट। दैट राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, अरे मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ इधर होगा हप्पू सिंह, दैट इज कमिंग एंड गोइंग, आपका आना जाना लगा रहता है। देन सिंपल, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीख पुकार। शाउटिंग चिल्लाना, स्क्रीमिंग चीखना, दैट इज यार कितनी चीख पुकार मची हुई थी। यस, तो सिंगुलर। उसके साथ एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव बड़ी बात होती है, या बड़ी बातें होती हैं ना, उम्र और अनुभव बड़ी बात होती है, इसलिए सिंगुलर, क्योंकि भाई ये एक पेयर में आएंगे। अभी मैं आ रहा हूं ना, तुम जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो मैं आ रहा हूं, तो उम्र और अनुभव बड़ी बात होती है। एग एंड बेकन यानी कि जनरली सिंगुलर वे में यूज होगा। हैम एंड एग्स यानी कि मांस के सेंस में हम यूज करें, एग्स यानी कि अंडे, तो सिंगुलर वे में यूज होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि छोटा लंबा। सम एंड सब्सटेंस, आपका बैग एंड बैगेज, आपका टमल्ट, टमल्ट मीन्स होता है एक तरीके से तूफान। शाउटिंग यानी कि चिल्लाना, चीख पुकार, तूफान, हल्ला उल्ला, दैट इज सिंपल। तो इन सभी के साथ में आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। जी हाँ, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर फादर एंड मदर, अंकल एंड आंटी, तो यार आप ये बोल सकते हो कि सच्चाई और ईमानदारी सबका साथ देती है, लेकिन आप जब मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो आप बोलोगे मम्मी और पापा सबका साथ देते हैं। तो मम्मी अलग हो गए, पापा अलग हो गए ना, गलत मत ले जाना कि मम्मी और पापा अलग हो गए। दैट इज मम्मी अलग नाउन हो गया, पापा अलग नाउन हो गया। देन सिंपल, वहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल। तो पापा मम्मी के साथ में, बहन भाई के साथ में, अंकल आंटी के साथ में आप सिंगुलर यूज नहीं करोगे। एक बात, ये जो आपको नाउन दिखाई दें ये एंड से कनेक्टेड होते हैं और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, चाहे ये दिखने में दो लगें या दो लगें। देन सिंपल, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, आपका राइस एंड करी हो गया। हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, age and eggs and bacon, आपका ham and eggs, long and shorts, some and substance, bag and baggage, और आपका tumult and shouting। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एक एग्जांपल आपने देख लिया, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। मेरी दुकान में ब्रेड और बटर बिकते हैं, तो वहां पर ब्रेड अलग बिकेगा और बटर अलग बिकेगा, तो वो दो हो गए। यहां पर ब्रेड एंड बटर दोनों मिला के खाया जा रहा है, तो वो एक हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो यहां पर स्लो एंड स्टडी उन्हीं नाउन में से एक आया है, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो एस और ईएस तब लगाते हैं जब सिंगुलर होता है, और एस और ईएस नहीं लगाते जब प्लूरल होता है। आई के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, यू के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, दे के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगेगा, ही के साथ एस और ईएस लगेगा, शी के साथ एस और ईएस लगेगा। बट स्लो एंड स्टडी काउंट होते हैं सिंगुलर वे में, जैसा कि अभी बताया गया है कि ये पेयर वर्ड्स अपने साथ में केवल और केवल सिंगुलर वर्ब को लेकर के आएंगे। तो यहां पर विन गलत है, क्या होगा? विंस द रेस। क्लियर? हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग फॉर यू ना, हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर यू। कमिंग एंड गोइंग इज नेसेसरी, आना जाना बहुत जरूरी है, तो आर नेसेसरी नहीं, इज नेसेसरी। एज एंड एक्सपीरियंस, अगर हम इसकी बात करें, एज एंड एक्सपीरियंस आर वेरी बिग थिंग। देन सिंपल, एज एंड एक्सपीरियंस इज वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर हम इस तरीके से इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो एग्रीमेंट चेंज भी होते रहते हैं। ओके, सो डियर क्लास, डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, ये था एक्चुअली क्या है, आज हमने दो कॉन्सेप्ट बताए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्या होता है, इन सारी चीजों पर आज हमने डिस्कस किया। बहुत जल्दी यानी कि एक साथ ही आपका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। देखते रहिएगा। ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट जल्दी आ रहा है।